नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत मित्रों अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के ऊपर। बताओ अपन किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। मित्रों किसान आंदोलन राजस्थान के हर क्षेत्र में हुए थे, चाहे वो शेखावाटी क्षेत्र हो, चाहे मेवाड़ क्षेत्र हो, चाहे मारवाड़ क्षेत्र हो। उन किसान आंदोलनों के कारण क्या रहे थे, किसानों ने क्या आंदोलन क्यों किए थे, उन सभी कारणों के ऊपर अपन ने पिछली क्लास में चर्चाएं की थी और कारणों के साथ साथ मैंने कर व्यवस्था को भी सटीक ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। हालांकि करें जो महत्वपूर्ण थी उन पर अपन ने चर्चाएं की, और भी कई प्रकार की कर होती थी जिन पर भी अपन चर्चाएं करेंगे। लेकिन राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनमें तीन प्रकार के प्रमुख कारण माने गए हैं। एक तो लगान, एक मित्रों मैंने आपको बताया लाग बाग, और एक बेट बेकार। और तीनों को अपन ने अलग अलग तरीके से एक एक को विस्तार से पढ़ा था कि किसान आंदोलनों के कारण लगान, लाग बाग और बेट बेगार थे। लगान कई तरीकों से वसूली जाती थी। अपन ने इजारा, अपन ने मुकाता, लाटा, कुंता, लंक बटाई, खेत बटाई, रास बटाई, ये सारी बातें अपन ने इसमें पढ़ी थी। उसके बाद लाग बागे, मैंने कहा कि कई प्रकार की लाग बागे थी। उसके बावजूद बेट बेगार यानी बिना मेहनताने के कार्य लिया जाता था। और इसके अलावा भी कई ऐसे कर थे जो किसानों पर नहीं लगते थे, ठिकानेदारों पर, जागीरदारों पर लगते थे। उन पर लिए जाने वाले करों का बोझ भी जब किसानों पर डाला गया तो किसान मजबूर होकर के क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। और अब कारण पढ़ने के पश्चात अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, यानी ऐसे कौन कौन से आंदोलन वे हैं जो अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और राजस्थान के छोटे से लगा के बड़े हर प्रकार के किसान आंदोलन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कारण तो सबको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले, बताओ राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। मित्रों राजस्थान में अपन शुरुआत करते हैं, बताओ कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी ऐसा एक आंदोलन जो बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है और बिजोलिया का प्रश्न तो आना तय है, इसलिए एक एक बात अपने को बिजोलिया की अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मित्रों पहले बिजोलिया के बारे में साधारण सा परिचय लेते हैं कि बिजोलिया क्या है, बिजोलिया कहां पर है। बिजोलिया किसान आंदोलन में मित्रों पहले साधारण परिचय पढ़ेंगे, फिर आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के ऊपर अपन जिक्र करेंगे। मित्रों ये बिजोलिया स्थान वर्तमान में ध्यान रखिएगा, बिजोलिया स्थान वर्तमान में बताओ कौन से स्थान पर है? भीलवाड़ा में है। मित्रों इसी बिजोलिया का प्राचीन नाम, इसी बिजोलिया का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो मित्रों बिजोलिया शिलालेख जो है उसमें मिलता है विजयवल्ली। बताओ बिजोलिया का ही प्राचीन नाम क्या मिलता है? विजयवल्ली। इसी बिजोलिया को ही बताओ क्या कहा जाता है? उपरमाल कहा जाता है। इसी बिजोलिया को बताओ क्या कहा जाता है? उपरमाल कहते हैं। और मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कई श्रेणियां होती थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, 16 श्रेणी, गोल श्रेणी, सामंत अपने 32 श्रेणी। उनमें से प्रथम जो 16 श्रेणी के ठिकाने थे जिन्हें ए श्रेणी के ठिकाने कहते हैं, उन 16 ठिकानों में यह बिजोलिया ठिकाना शामिल था। मित्रों ध्यान रखना, ए श्रेणी में 16, बी श्रेणी में 32 ठिकाने और अन्य और ठिकाने हुआ करते थे। तो 16 की श्रेणी जो थी, जो 16 मेवाड़ राज्य के प्रमुख ठिकाने थे जिन्हें ए श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी के ठिकाने कहते हैं, उस प्रथम श्रेणी में अपना कौन सा ठिकाना शामिल था? बिजोलिया। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना, बताओ मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा है? मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना यह है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना अपना बिजोलिया का ठिकाना। मित्रों ये बिजोलिया का ठिकाना जो है, ये ध्यान रखिएगा, इस ठिकाने का संस्थापक
अगर आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है, तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, ध्यान रखना, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने का, पहले तो ये साधारण बातें कर लेते हैं। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक मित्रों अशोक परमार को माना जाता है। बताओ बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? अशोक परमार। और अशोक परमार बताओ कहां का निवासी था? जगनेर। जगनेर तो कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। इसको ठिकाने के रूप में विकसित किसने किया था? अशोक परमार ने। और मैंने आपको बताया था जब खानवा के युद्ध पर अपन ने चर्चाएं की, खानवा के युद्ध के दौरान अपन ने देखा था कि राणा सांगा के साथ देने के लिए राजपूताना के अधिकांश राजा सांगा के समर्थन में आए थे। उनमें से जगनेर भरतपुर से कौन आए थे? अशोक परमार आए थे। और ये स्थान या बिजोलिया राणा सांगा ने अशोक परमार को सुपुर्द किया। राणा सांगा ने अशोक परमार को सुपुर्द किया। बताओ क्या किया था? सुपुर्द किया था या सौंपा था। यानी खानवा युद्ध में जब राणा सांगा का साथ दिया था अशोक परमार ने, तो राणा सांगा ने बिजोलिया किसको दे दिया था? उपरमाल जो जागीर थी, ये उपरमाल की जागीर जो है ये दे दी थी अशोक परमार को। और इसी स्थान पर अशोक परमार ने बिजोलिया ठिकाने की क्या कर दी थी? स्थापना। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या बन सकता है कि बिजोलिया ठिकाने के ठिकानेदारों का वंश क्या था? ठिकानेदार इनका वंश क्या था? तो ये ठिकानेदारों का वंश मित्रों बताओ कौन सा वंश हो जाएगा? परमार वंश हो जाएगा। क्योंकि अशोक परमार के वंशज तो अब यहां पर ठिकानेदार बनेंगे। पहले बिजोलिया मेवाड़ की एक जागीर थी, अब इस जागीर को किसने? राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दिया। अशोक परमार ने यहां पर ठिकाना बना दिया। अब इस ठिकाने के प्रमुख ठिकानेदार जो होंगे वो बताओ कौन कहलाएंगे? अपने कौन से वंश के होंगे? परमार वंश के होंगे। मित्रों ये ध्यान रखना। मित्रों बिजोलिया ठिकाने में कुल गांव कितने आते थे? बिजोलिया ठिकाने में कुल गांव आते थे मित्रों। प्रारंभिक समय में 83 गांव आते थे और उसके बाद 13 गांव और ऐड कर दिए। बिजोलिया ठिकाने में कुल गांवों की संख्या 96 थी। प्रारंभिक समय में 83 थे, बाद में 13 गांव और ऐड कर दिए थे। टोटल 96 गांवों का एक समूह होता था, उसको अपन ठिकाना कहते हैं। तो टोटल 96 गांवों का समूह बिजोलिया ठिकाना था। मित्रों यहां पर इस ठिकाना में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान निवास करते, या ये तो बाद में देख लेंगे। बिजोलिया आंदोलन का कारण, बिजोलिया आंदोलन का बताओ क्या कारण क्या रहा? बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख कारण, बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का एक कारण तो रहा था 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के कर। और इन 84 प्रकार के कर जो थे, इनमें से ध्यान रखना 74 लाग बाग थी, 74 लाग बाग थी, एक लगान थी और बाकी जो थी बेट बेगार थी। यानी टोटल तो कर थे 84 प्रकार के, उनमें से लाग बाग कितनी थी? 74 थी। मैंने आपको अलग अलग बता दिया लगान क्या थी, लाग बाग क्या थे और बेट बेगार क्या थी। तीनों को इसीलिए मैंने एक पूरी क्लास लेकर के आपको विस्तार से बताया। तो यहां पर गलती नहीं करनी है। परीक्षक जानबूझकर आपसे गलती करवा देगा कि बिजोलिया ठिकाने में कितने प्रकार की लाग बाग थी, तो आप 84 प्रकार की नहीं करके आओगे, 74 प्रकार की लाग बाग थी। टोटल कर कितने थे? 84 प्रकार के क्या हुआ करते थे? कर। और इन्हीं 84 प्रकार के करों के विरुद्ध अपने राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। ये तो इस बिजोलिया के बारे में अपने को साधारण जानकारी पता होनी चाहिए। और भी कुछ जानकारी लिखेंगे, उसके बाद आंदोलन की घटनाओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। दोबारा से देख लो, बिजोलिया स्थान वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवली, इसे उपरमाल भी कहते हैं।
मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी, यानी जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, जिनमें से कई ठिकाने थे अपने बनेड़ा था, बेदला था, ऐसे कई ठिकाने हुआ करते थे, 16 ठिकाने, उनमें से यह ठिकाना था प्रथम श्रेणी का ठिकाना। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था, जो जगनेर का निवासी था। यह बिजोलिया जो जागीर है, यह राणा सांगा ने खानवा युद्ध में सहयोग करने के कारण 1527 ईस्वी में अशोक परमार को दे दी थी। मित्रों, यहां ठिकानेदार किस वंश के आएंगे? परमार वंश के, क्योंकि यहां का मुखिया कौन होगा इस ठिकाने का? ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की है, तो इसका वंशज ही परमार के वंशज होंगे, यानी परमार वंश के ठिकानेदार हुआ करते थे। कुल गांव मित्रों इसमें 83 थे, बाद में 96 गांव थे। आंदोलन के प्रमुख कारण 84 प्रकार के कर, जिसमें से 74 प्रकार की क्या थी? लाग बाग थी। बताओ, यहां तक का ये साधारण परिचय सबको क्लियर है? यहां तक की बातें अपने को क्लियर होने के पश्चात अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या याद रखने हैं। किसान आंदोलन में सबसे पहले तो 7-8 बिंदु अपने को और याद रख लेने हैं। वो बिंदु कौन कौन से हैं देखिएगा, 4-5 बिंदुओं की मैं जिक्र कर देता हूं, क्या क्या याद रखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये कुछ बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहले, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला या भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन, यानी भारत का पहला, या इसको ऐसे लिख दीजिएगा, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन। 1897 में यह आंदोलन शुरू हुआ, 1941 तक चला, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद होनी चाहिए। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, चलने वाला किसान आंदोलन। मित्रों, इसे प्रथम किसान आंदोलन भी कहा जाता है, यानी पहला किसान आंदोलन था जो 44 सालों तक चला था। 1897 में शुरू हुआ था, 1941 तक यह किसान आंदोलन चलता रहा था। मित्रों, आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा, आंदोलन के समय अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे आंदोलन के समय, क्योंकि यह ठिकाना मेवाड़ रियासत के अधीन आता था, तो मेवाड़ जो महाराणा थे उनका नाम था मित्रों फतेह सिंह। बताओ, उनका नाम कौन सा सिंह था? फतेह सिंह। अब यह बात अपने को पता हो गई, आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। दूसरा बिंदु क्या याद रखना है? आंदोलन के समय ठिकानेदार, आंदोलन के समय यहां का जो ठिकानेदार था, आंदोलन के समय ठिकानेदार, बताओ कौन था आंदोलन के समय ठिकानेदार? और ठिकानेदार था मित्रों कृष्ण सिंह। बताओ कौन था? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह 1894 में यहां का क्या बना था? ठिकानेदार बना था। मित्रों ध्यान रखिएगा, अगला बिंदु, आंदोलन के समय ठिकानेदार कृष्ण सिंह हो गया। कृष्ण सिंह ठिकानेदार गोविंद सिंह का वंशज था, ठिकानेदार गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी था। बताओ किसका उत्तराधिकारी था? गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी था। ये साधारण बातें जो है अपने को पता होनी चाहिए। और गोविंद सिंह जो है, इनकी जो मृत्यु होती है, गोविंद सिंह की मृत्यु होती है मित्रों 1894 में। गोविंद सिंह की मृत्यु बताओ कब होती है? 1894 में। जब तक यहां का ठिकानेदार गोविंद सिंह था, तब तक किसानों के साथ गोविंद सिंह के अच्छे रिलेशन थे, अनावश्यक करें वरें नहीं थी, और किसानों से वो मिलजुल करके काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन गोविंद सिंह का जैसे ही मृत्यु होती है, गोविंद सिंह की मृत्यु के समय मित्रों ध्यान रखिएगा, गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद कृष्ण सिंह उत्तराधिकारी बनते और उन्होंने अनावश्यक क्या लगाए थे, कर लगाए थे। गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी 1894 में। मित्रों आंदोलन की जो अपने गोविंद सिंह, यहां पर ध्यान रखना, केशव दास या केशव सिंह के समय बिजोलिया ठिकाने पर मराठाओं ने अधिकार किया। बिजोलिया ठिकाने पर मराठाओं ने, बताओ क्या किया था, मराठाओं ने अधिकार किया। मराठाओं ने अधिकार किया, लेकिन गोविंद सिंह ने किसानों की सहायता से इस ठिकाने को आजाद करवाया। ठिकाने को बताओ क्या करवाया, ठिकाने को आजाद करवाया। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। यहां तक की साधारण सी बातें, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इनमें से कभी कभार सीधा प्रश्न आ जाता है। पहला, किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई, 1941 तक चला, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला, पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था, कहीं पर भी कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। आंदोलन जिस समय शुरू हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक फतेह सिंह था। आंदोलन जिस समय शुरू हुआ था उस समय बिजोलिया का ठिकानेदार कृष्ण सिंह था। कृष्ण सिंह गोविंद सिंह का पुत्र था। गोविंद सिंह की मृत्यु 1894 में हुई थी। गोविंद सिंह जब तक ठिकानेदार था किसान बिल्कुल संतुष्ट थे, लेकिन ऐसा प्रश्न भी बन जाए, आंदोलन से पूर्व का भी बिजोलिया ठिकाने का इतिहास पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए मराठाओं ने हर जगह आक्रमण किया था। आपसे पूछ ले कि किस ठिकानेदार के काल में मराठाओं ने इस ठिकाने के ऊपर अधिकार कर लिया, तो जिस समय केशव सिंह यहां के ठिकानेदार थे उस समय मित्रों ध्यान रखना, मराठाओं ने इस ठिकाने पर बताओ अधिकार कर लिया था, लेकिन गोविंद सिंह ने इस ठिकाने को दोबारा से क्या करवा लिया था, आजाद करवा लिया। बताओ यहां तक की कोई कहानी किसी को दिक्कत है क्या? यह सारा साधारण परिचय है मित्रों। साधारण परिचय के बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने को इस ठिकाने के बारे में पता होनी चाहिए, और वो बातें कौन कौन सी है देखना। नंबर 1 पर अपने को ध्यान रखना है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। आंदोलन की शुरुआत पहले मैं सामान्य परिचय लिखवा रहा हूं, उसके बाद आपको पूरा घटनाक्रम एक साथ समझाऊंगा। आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा, इसी ठिकाने के अंदर गिरधारीपुरा एक गांव पड़ता है। गिरधारीपुरा गांव से गंगाराम धाकड़ की मृत्यु बोध से, गिरधारीपुरा गांव से गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोध से, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोध से बताओ इस किसान आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत। यानी गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति जिनका निधन हुआ था, जिनका नाम था गंगाराम धाकड़, उनके मृत्यु के ऊपर भोजन का आयोजन हो रखा था। वहां पर कई किसान एकत्रित हो रखे थे और वहीं से किसान जो है इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा को क्या किया था, तैयार किया था। अभी देखेंगे किस प्रकार से किया था। अगला बिंदु ध्यान रखना, आंदोलन के नेता। अगला एक बिंदु तो पहले, इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया। इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान, बताओ सर्वाधिक किसान कौन सी जाति के थे? सर्वाधिक किसान ये थे मित्रों धाकड़ जाति के। सर्वाधिक जो किसान है ये कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान थे। मित्रों किसानों का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व, तीनों बातें बता देता हूं। अगला बिंदु क्या याद रखें? आंदोलन का नेतृत्व।
आंदोलन का नेतृत्व। आंदोलन 3 चरणों में हुआ। आंदोलन बताओ कितने चरणों में हुआ? आंदोलन 3 चरणों में हुआ। और ये 3 चरण कौन कौन से हैं? आंदोलन 3 चरणों में हुआ। ये तीनों चरणों को अपन विस्तार से एक एक चरण को आराम से पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहां पर एक बिंदु और लिख देता हूं मैं बिजोलिया के बारे में। मित्रों, बिजोलिया के बारे में क्या लिखना है? बिजोलिया किसान आंदोलन देश का प्रथम संगठित बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता। देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। बताओ देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन माना जाता है। प्रश्न पूछा भी गया, हालांकि इससे पहले जाट किसान आंदोलन हो चुका था। मात्र कुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में 22 जून 1880 को जाट किसान आंदोलन हो चुका था। फिर भी देश का पहला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि जाट किसान आंदोलन संगठित नहीं था, अलग अलग स्थानों पर हुए थे और असंगठित आंदोलन था और उसके ज्यादा व्यापक असर भी नहीं पड़े थे। तो ध्यान रखना, देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया। यहां तक कि एक बार जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण, बिजोलिया आंदोलन के 3 चरण, एक एक चरण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण, यह आंदोलन के चरण बताओ कितने चरण है? 3 चरण। और बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन कौन से हैं 3 चरण? उन तीनों को देखते हैं। कब कब ये आंदोलन हुआ था और कैसे कैसे ये आंदोलन हुआ, तीनों को देख लेते हैं। ये रहा अपना बिजोलिया, इनके 3 चरण, 3 में से ये रहा अपना तृतीय चरण, या तृतीय चरण को यहां पर लिख देते हैं। ये रहा अपना कौन सा चरण? तृतीय चरण। ये रहा अपना तृतीय चरण, ये रहा अपना द्वितीय चरण, और ये रहा अपना बताओ कौन सा चरण है? प्रथम चरण। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, प्रथम चरण बताओ कब से कब तक था? प्रथम चरण था मित्रों 1897 से लगा करके 1916 ईस्वी तक। इस चरण के नेता कौन कौन थे? मित्रों ध्यान रखना, इस चरण के नेता थे नानजी पटेल, नानजी पटेल। इस चरण के नेता थे ठाकरी पटेल। इस चरण के नेता बताओ कौन से पटेल थे? ठाकरी पटेल। इस चरण के नेता थे साधु सीताराम दास। बताओ इस चरण के नेता कौन थे? साधु सीताराम दास। इस चरण के नेता थे बरमदेव। इस चरण के नेता बताओ कौन से देव थे? बरमदेव। और इसी चरण में एक और नेता थे जिनका नाम था फतेहकरण चारण। बताओ एक और लीडर थे जिनका नाम कौन सा चारण था? फतेहकरण चारण। ये 5 प्रमुख नेता इस प्रथम चरण में थे। मित्रों इस आंदोलन का जो द्वितीय चरण होता है, इस आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, वो द्वितीय चरण 1916 से लगा करके 1923 ईस्वी तक था। और इस द्वितीय चरण के जो नेता है उनका नाम है विजय सिंह पतिक। द्वितीय चरण के जो नेता है उनका नाम बताओ क्या है? विजय सिंह पतिक। और इस आंदोलन को, इस चरण में जो आंदोलन है इसको कह सकते हैं अपन, इस चरण में आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप में आया। इस चरण में आंदोलन, इस चरण में आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप में आया। बताओ कौन से स्वरूप में आया? राष्ट्रीय स्वरूप में आया। बताओ यहां तक की बात सबको क्लियर है? और तीसरा जो चरण है, तृतीय जो चरण है अपना, वो तृतीय चरण बताओ कब से कब तक है? तृतीय चरण। और ये तृतीय चरण यानी तीसरा चरण जो है ये है 1923 से लगा करके 1941 ईस्वी तक है। और इस समय जो नेता है,
इस समय एक तो है हरिभाऊ उपाध्याय। बताओ इस समय एक तो नेता कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। और हरिभाऊ उपाध्याय के अलावा मित्रों नंबर 2 पर माणिक्यलाल वर्मा। नंबर 2 पर बताओ कौन आए थे? माणिक्यलाल वर्मा। इसके अलावा रामजी जोशी, इसके अलावा नंदलाल खीरवा, ऐसे कई लीडर आएंगे। तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये अपना 3 चरणों में क्या होता है? पूरा होता है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित सामान्य बातें थी। अब एक एक चरण को विस्तार से पढ़ेंगे। कौन कौन से चरण में क्या क्या घटनाक्रम होता है उस घटनाक्रम को भी अपन समझेंगे। लेकिन आशा करता हूं कि यहां तक की सारी बातें आप सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। दोबारा से बता देता हूं, किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण अध्याय है जहां से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपने को एक एक छोटी छोटी बात क्लियर होगी, तभी जाकर अपन परीक्षा में प्रश्न को सही कर पाएंगे। पता नहीं कैसा प्रश्न आ जाए, किस प्रकार का आ जाए, इसलिए ना तो कुछ छोड़ सकते हैं ना कुछ और, एक एक फैक्ट के ऊपर आराम से बातें करती होंगी। मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन ने शुरुआत की। कोई से भी किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा और उसका सामान्य परिचय जरूर होगा। आंदोलन क्यों हुए राजस्थान में, उनके कारण मैंने बता दिए। लगान को विस्तार से बताया, लागबाग को बताया, बेट बेगार को बताया। उसके बाद कारणों के बाद में अपन ने देखा था कौन कौन से आंदोलन हुए। उनमें से अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का वर्तमान में भीलवाड़ा में प्राचीन नाम। मेवाड़ राज्य में कई श्रेणियों के ठिकाने थे, जिनमें से प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे। उन प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में एक ठिकाना बिजोलिया था। बिजोलिया जागीर खानवा युद्ध में जगनेर के शासक अशोक परमार को राणा सांगा ने सुपुर्द की थी। इस कारण इस ठिकाने का संस्थापक किसको माना जाता है? अशोक परमार को माना जाता है। और यहां पर जितने भी ठिकानेदार आएंगे वो परमार वंशीय ठिकानेदार होंगे। इस ठिकाने में टोटल पहले 83 गांव थे, फिर 96 गांव हो गए थे। आंदोलन के प्रमुख कारण 84 प्रकार के कर और 84 प्रकार के करों में से 74 तो लागबाग थी, बाकी लगान और बेट बेगार थी। यहां तक की कहानी क्लियर है गुरुजी। जिस समय आंदोलन हुआ, किस समय हुआ था? 1897 में शुरू हुआ, 1941 में समाप्त हुआ। 44 वर्षों तक देश में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन। जिस समय मेवाड़ का आंदोलन हुआ उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। इस ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह थे। कृष्ण सिंह गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी थे। गोविंद सिंह की मृत्यु 1994 में हुई। बिजोलिया ठिकाने से एक अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख लेना, हालांकि यह किसान आंदोलन से संबंधित फैक्ट नहीं है, फिर भी साथ के साथ याद रखना। केशव सिंह के समय इस बिजोलिया ठिकाने पर मराठाओं ने अधिकार किया था, लेकिन गोविंद सिंह ने इस ठिकाने को मराठाओं से पुनः आजाद करवाया था। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत गिरदारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोध से मानी जाती है, जहां पर सारे किसान एकत्रित हो रखे थे। इस आंदोलन 3 चरणों में हुआ था और धाकड़ जाति के किसान सबसे ज्यादा इस आंदोलन में शामिल हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। फिर अपन ने देखा है बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण कौन कौन से हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चलेगा। 1897 से 1916 प्रथम चरण, 1916 से 1923 द्वितीय चरण। इस चरण में आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई थी। पूरे राष्ट्र में यह आंदोलन चर्चा का विषय बना था। इस कारण इस चरण में आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप में आया। सीधा प्रश्न आ जाए, बिजोलिया किसान आंदोलन किस चरण में राष्ट्रीय स्वरूप में आया? तो द्वितीय चरण में आया था। और तृतीय चरण 1923 से 1941 तक अलग अलग चरणों में अलग अलग नेता आए जो आपके सामने हैं। यह तो था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी। अब इस आंदोलन में क्या क्या घटना घटित होती है पूरी की पूरी में एक ही बार में खोपड़े में बिठाने का प्रयास करूंगा, आप समझ जाना। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, यानी इस किसान आंदोलन का जो है प्रथम चरण। और बताओ प्रथम चरण कब शुरू हो रहा है? 1897 से लगा करके 1941 तक बिजोलिया की 1897 से 1916 तक
पूरा चला था 1941 तक तो, लेकिन पहला चरण 1897 से 1916 ईस्वी तक हुआ था। इस आंदोलन में क्या होता है पूरा समझ लेना, एक ही साथ में पूरे आंदोलन की पहला चरण समाप्त करेंगे। मित्रों, बिचौलिया किसान आंदोलन में गंगाराम धाकड़ जो है, इस गंगाराम धाकड़ की बताओ क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। गंगाराम धाकड़ बताओ कौन से गांव का निवासी था, गिरदारीपुरा गांव का निवासी था। यहां पर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। नानजी पटेल, मित्रों ये नानजी पटेल कहां के निवासी थे, ये बेरीसाल के निवासी थे। बताओ कहां के निवासी थे, बेरीसाल निवासी। मित्रों एक थे ठाकरी पटेल, ये ठाकरी पटेल जो है मित्रों ये गोपाल निवास के निवासी थे। गांव पड़ता है गोपाल निवास मेवाड़ में, वहां के निवासी थे। इसके अलावा साधु सीताराम दास के अलावा ब्रह्मदेव के अलावा फतेहकरण चारण, ये सारे के सारे मित्रों यहां पर गिरदारीपुरा गांव में क्या हो रखे हैं, एकत्रित हो रखे हैं। इधर ठाकुर है, ठिकानेदार है जिनका नाम है कृष्ण सिंह, और ये कृष्ण सिंह बताओ किसके उत्तराधिकारी है, कृष्ण सिंह मित्रों उत्तराधिकारी है अपने गोविंद सिंह के। और मेवाड़ के महाराणा इस समय बताओ कौन से सिंह है, फतेह सिंह। गोविंद सिंह तक मैंने बताया किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं था। दुख दर्द तो कृष्ण सिंह के आने के बाद हुआ था, क्योंकि इस कृष्ण सिंह ने 74 प्रकार की तो लाग बाग लगा दी एवं 84 प्रकार के कुल कर लगा दी। अब ये सारे के सारे किसान मित्रों यहां पर बैठे हैं और यहां पर बैठे बैठे योजना बना रहे हैं कि क्यों ना, सारे के सारे यहां पर एकत्रित तो हो ही रखे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन करों से छुटकारा पाया जाए। मित्रों मेवाड़ की स्थिति देखिए, इस बिचौलिया की स्थिति देखिए, आप खुद को दया आएगी। देखना जितनी भी किसानों की उपज होती थी उसमें से 50 जितनी भी उपज, मान लीजिए किसानों को 100 रुपए की इनकम हुई तो 100 में से 13% इनके पास बचता था, बाकी 87 रुपए करों के रूप में चला जाता। ये आंकड़ा प्रस्तुत किया अलग अलग इतिहासकारों ने, जिसके तहत बिचौलिया के किसान का टोटल उत्पादन नहीं, जितनी आय होती थी, मान लीजिए उसने एक साल में खेती की और उससे 100 रुपए की आय हुई, तो 100 रुपए में से 87 रुपए 87 3 कम 90 रुपए केवल और केवल किसको देने पड़ रहे थे, करके देने पड़ रहे थे। इतनी बेहद हालात, इतनी दयनीय हालात, मात्र 13 रुपए बचते मित्रों, और 13 में से भी लाग बाग अलग थी। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, किसान पूरे दिन अपना खून पसीना इस मातृभूमि को समर्पित करता, लेकिन पैसे किसके पास चले जाते, ठिकानेदार। मित्रों दयनीय स्थिति देखिए, किस प्रकार कर लेने वाले ठिकानेदार का हृदय पत्थर का बना हुआ होगा, और कितना दरिया दिल उस किसान का रहा होगा जो अपनी पूरी मेहनत हंसते हंसते इस ठिकानेदार को कर के रूप में दे देता। ठीक है, कर भी अगर नैतिक हो तो किसान देने से डरता नहीं। 84 प्रकार के, यहां एक कर नहीं दिया जाता। गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी देश में लागू किया, वाह, लोगों ने सड़कों पर आंदोलन करने शुरू कर दी, और वो बिजनेस में लोगों ने शुरू कर दिए। मित्रों ये तो किसान है, किसान का शोषण तो कोई कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि किसान मातृभूमि के लिए जीने वाला व्यक्ति है। मित्रों देखिए, जब 87 रुपए किसानों से 100 में से लिए जा रहे थे, तो इन सारे किसानों ने कहा कि क्यों ना हम इस ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएं। मित्रों यहां से ये तय हुआ, गिरदारीपुरा गांव से जब मृत्यु भोज पर ये सारे एकत्रित हो रखे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम इस ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत फतेह सिंह को करते हैं कि हमारे ऊपर हमारा क्या बचेगा, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। 100 में से 87 रुपए हम करके ले रहे हैं। यहां पर गिरदारीपुरा गांव में इन सभी ने मिलकर के ये योजना बनाई कि हम मेवाड़ के महाराणा से मिलते हैं, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से कृष्ण सिंह की शिकायत करते हैं कि कृष्ण सिंह को बोल करके आप कर कम करवाइए।
अब आप कहेंगे गुरुजी सीधे कृष्ण सिंह से भी तो मिल सकते थे किसान। मित्रों, कृष्ण सिंह से कई बार मिले, लेकिन कृष्ण सिंह तो एक ही बात कहता, इस ठिकाने में रहना है तो कर तो देना ही पड़ेगा। यानी कृष्ण सिंह किसानों के सामने झुकने को तैयार नहीं था। अब एक ही रास्ता है, मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह। मित्रों, यहां से ये दो व्यक्ति नानजी पटेल और ठाकरी पटेल फतेह सिंह से मिलने के लिए जाते हैं। मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे। उनको जाकर के कहते हैं कि फतेह सिंह जी, हम आपके मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने के स्थानीय किसान हैं। हमारे ऊपर करों का जो दबाव है, करों का जो बोझ है वो अत्यधिक है। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। महाराज, आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारी किसानों की तरफ ध्यान दीजिए और हमें इन करों से मुक्ति दिलाइए। मित्रों, फतेह सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है किसानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो मित्रों इस फतेह सिंह ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात पर कार्रवाई करता हूं और इस कृष्ण सिंह से बात करता हूं। मित्रों, इस फतेह सिंह ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था हामिद हुसैन आयोग। इस फतेह सिंह ने एक व्यक्ति जिसका नाम था हामिद हुसैन, इस हामिद हुसैन आयोग का गठन किया और इस हामिद हुसैन को कहा कि आप बिजोलिया जाइए और बिजोलिया के जो किसान हैं उनकी जांच कीजिए कि बिजोलिया के किसान जो मांगे कर रहे हैं क्या वो जायज है, क्या वहां पर वास्तविकता में कृष्ण सिंह अनैतिक कर लगा रखा है क्या, या किसान ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं। मित्रों, ये हामिद हुसैन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के आदेश पर बिजोलिया में आता है। यहां पर काफी दिन तक रह करके यहां पर सर्वे करता है, तो इसे पता चलता है कि जी हां, किसानों की मांग बिल्कुल सही है, यहां के ठाकुर कृष्ण सिंह अनैतिक कर ले रहा है। मित्रों, ये हामिद हुसैन जो है ये वापस फतेह सिंह से जाकर मिलता है और फतेह सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश करता और कहता है कि हां महाराणा जी, बिजोलिया के किसानों की मांग जो है वो बिल्कुल जायज है, कृष्ण सिंह जो है अनावश्यक रूप से कर ले रहा है। मित्रों, ये रिपोर्ट तो पेश कर दी, लेकिन फतेह सिंह ने इस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, यानी नाक के बराबर। हालांकि 2 लाखें कम हुई थी, लेकिन आप यह कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट का जो परिणाम था वो 0 था। कोई ज्यादा कार्यवाही इस ठाकुर कृष्ण सिंह के ऊपर होती नहीं है। जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी इस कृष्ण सिंह पर कार्यवाही नहीं करती है, तो इस कृष्ण सिंह के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। कृष्ण सिंह ने सोचा, रे ये किसान मेरा क्या उखाड़ पाएंगे, इन्होंने तो मेरी शिकायत भी कर दी, लेकिन शिकायत से कुछ नहीं हुआ। मित्रों, ये कृष्ण सिंह जो है और दमनकारी हो जाता है। कृष्ण सिंह किसानों के प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखता है, बोला इन्होंने मेरी शिकायत की है, अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूं। मित्रों, कृष्ण सिंह इस नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो है इनको इस बिजोलिया राज्य से निर्वासित कर देते हैं, बिजोलिया राज्य से निष्कासित कर देते हैं। और अब बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, जिस समय नानजी पटेल ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निकाला, बाकी किसी भी किसानों ने इस नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का साथ नहीं दिया। मित्रों, कृष्ण सिंह को पता लग गया कि किसान अभी एकत्रित नहीं हुए हैं, अभी से इनमें फूट डाल दी जाए। मित्रों, कुछ किसानों को कृष्ण सिंह ने क्या किया, अपने ठिकाने में उच्च पद दे दिए, कुछ को गुप्त रूप से धनराशि दे दी और इन किसानों में फूट डाल दी और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को यहां से निष्कासित कर दिया। और किसानों को दमन करने के लिए इसने 1903 ईस्वी में ध्यान रखना, एक कर लगाया और उस कर का नाम था चौरी कर। बताओ, एक कर लगाया, उस कर का नाम कौन सा कर था? चौरी कर। और चौरी कर बताओ कितने रुपए का था? 5 रुपए का। यानी किसानों के खिलाफ और दमन कर रहा है। हौसले बुलंद है, क्योंकि किसानों ने शिकायत भी की है मेवाड़ के महाराणा से, लेकिन कोई भी कृष्ण सिंह पर कार्यवाही नहीं हुई थी। इसका फायदा उठाते हुए इस कृष्ण सिंह ने 5 रुपए का एक और कर लगा दिया। उस कर को अपन कहते हैं चौरी कर। यानी किसान जब अपनी कन्याओं का, अपनी लड़कियों का विवाह करेगा, चौरी लगाएगा, तो उससे 5 रुपए का कर देना पड़ेगा। मित्रों, किसान कृष्ण सिंह के पास गए, कृष्ण सिंह को कहा कि कृष्ण सिंह जी आप ऐसा नहीं करें, हम इतना कर कहां से देंगे। लेकिन कृष्ण सिंह किसानों की एक बात तक नहीं सुनता मित्रों। और जब बात तक नहीं सुनता है तो किसानों ने अपने पुत्रों की कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया, कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया। और किसानों ने कहा कि इतने क्रूर
ठिकानेदार के ठिकाने में क्या निवास करना। मित्रों, बिजोलिया के ठिकानेदारों ने 1903 ईस्वी में इस चौरीकर के बाद ना तो कन्याओं का विवाह किया, ना ही कोई जमीन पर कृषि की। यानी इन्होंने कृषि कार्य करना ही छोड़ दिया, बोला हम कृषि नहीं करेंगे, कैसा कर लेगा। और ठिकानेदार, ये किसान मित्रों, इस बिजोलिया को छोड़ करके आगे एक ठिकाना पड़ता है, आगे एक राज्य पड़ता है, इस ग्वालियर राज्य की तरफ कूच करने लग जाते हैं। यानी यहां के अधिकांश किसान यहां के करों से परेशान होकर के इस बिजोलिया ठिकाने को छोड़ करके बिजोलिया से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, ग्वालियर की तरफ जाते हैं। 1903 में किसानों ने खेती नहीं की, 1904 में फिर से किसानों ने खेती नहीं की। और जब किसानों ने खेती नहीं की थी तो बताओ कृष्ण सिंह के पास कर आएगा क्या? भाई लगान आएगी क्या? नहीं आएगी। किसान खेती नहीं कर रहे हैं, लगान किसकी देंगे? उपज ही नहीं हो रही, आप किसका कर वसूलोगे? मित्रों, कृष्ण सिंह को आखिर में झुकना पड़ा, क्योंकि कृष्ण सिंह के पास में कोई भी कर नहीं आता। 1904 ईस्वी में कृष्ण सिंह और किसानों के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। और उस समझौते के तहत इस कृष्ण सिंह ने मित्रों क्या कर दिया? चौरी कर को समाप्त कर दिया। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं चौरी कर समाप्त कर दिया था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चौरी कर को आधा कर दिया था। यानी किसानों और कृष्ण सिंह के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत चौरी कर को बताओ क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके जो लगाने पहले 50% ली जाती थी, यानी अगर 10 क्विंटल आपका अनाज हुआ है तो 5 क्विंटल तो कर के रूप में सीधा देना था, बाकी लगान और अलग थी। तो जो कर 50% से उनको घटा करके 40% किया गया, 2/5 किया गया एवं चौरी कर समाप्त किया गया। मित्रों, कई गाइडों में आपको 1905 लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन यह जो सही उत्तर होगा 1904 होगा, ध्यान रखना। 1904 में किसान इस कृष्ण सिंह को झुकना पड़ा और चौरी कर का समापन करना पड़ा। यह बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की पहली जीत मानी जाती है। समाप्त क्यों किया? क्योंकि किसानों ने खेती करना बंद कर दिया और इस बिजोलिया ठिकाने को छोड़कर के कूच करने लगे। इस कारण कृष्ण सिंह को बताओ क्या करना पड़ा था? झुकना पड़ा था। यहां तक 1904 ईस्वी तक का घटनाक्रम बताओ सबको क्लियर है क्या? 1904 ईस्वी तक सीधा सा है। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल आए, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। फतेह सिंह ने एक आयोग बनाया, हमीद हुसैन आयोग। हुसैन आयोग की रिपोर्ट पर फतेह सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हुए। कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को इस बिजोलिया ठिकाने से निर्वासित कर दिया। किसानों में फूट डाली, किसानों के ऊपर 1903 में चौरी कर लगा दिया। इस बात पर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया और 2 साल तक खेती नहीं की। 1903 और 4 में अंत में कृष्ण सिंह को झुकना पड़ा, किसानों के साथ समझौता हुआ, इस चौरी कर को समाप्त किया और जो लगाने हुआ करती थी, जो 1/2 ली जाती थी, अब उसको 2/5 कर दिया। ये इस बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की पहली सफलता। बताओ यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? ठीक है गुरुजी, यहां तक तो क्लियर है। यहां तक एक बार आप लिख दो। मित्रों, प्रथम चरण अपन पढ़ रहे हैं, उसमें मैं सीधा लिख रहा हूं, ठिकानेदार कृष्ण सिंह के विरुद्ध, ठिकानेदार कृष्ण सिंह के विरुद्ध किसानों की बात उठाने हेतु, किसानों की बात, किसानों की मांग को लेकर, किसानों की मांग को लेकर नानजी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरे पटेल, वे ठाकरे पटेल, ठाकरे पटेल, ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। बताओ मेवाड़ महाराणा किससे मिले? फतेह सिंह से। नेक्स्ट, फतेह सिंह ने किसानों की मांगों हेतु, फतेह सिंह ने
किसानों की मांगों हेतु हामिद हुसैन आयोग का गठन किया। हामिद हुसैन आयोग का गठन किया। हामिद हुसैन आयोग का गठन किया। लेकिन जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई नहीं। नेक्स्ट, कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल ये कहां के निवासी थे? बेरिसाल, प्लस ठाकरी पटेल ये कहां के निवासी थे? गोपाले निवास। इनको बिजोलिया से निष्कासित किया। बिजोलिया से निष्कासित। बताओ, इनको बिजोलिया से क्या किया गया? निष्कासित किया गया। यहां पर एक आयोग का अपने को ध्यान रखना है। गिरधारीपुरा गांव में जब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु बोझ हुआ था, वहां से किसानों की मांग को लेकर के ये नानजी पटेल, ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए और कहा कि हमारे ऊपर इतनी लागे बागे हैं। फतेह सिंह ने एक जांच आयोग बनाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बात से क्रोधित होकर के कृष्ण सिंह ने किसानों से भेदभाव किया। किसानों में से इस नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और क्रुद्ध होकर के 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने 5 रुपए का चौरी कर लगाया। बताओ कौन सा कर लगाया? चौरी करे लगाया। नेक्स्ट, किसानों ने खेती बंद कर 1903 व 4 में किसान विवाह व खेती को बंद कर ग्वालियर की तरफ कूच करने लगते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर की तरफ बताओ क्या किया? कूच किया। अब जब ग्वालियर की तरफ कूच किया, किसान खेती नहीं करेंगे तो कृष्ण सिंह को बताओ कोई करवर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए 1904 ईस्वी में कृष्ण सिंह वे किसानों के मध्य समझौता। कृष्ण सिंह वे किसानों के मध्य समझौता। बताओ क्या होता है? समझौता। समझौते के तहत चौरी कर को समाप्त किया गया। समझौते के तहत चौरी कर समाप्त एवं लगान 50% यानी 1/2 के स्थान पर 40%, 1/2 के स्थान पर 2/5 की गई। यानी अंत में कृष्ण सिंह को झुकना पड़ता है और जो लगान थी वो 1/3 के स्थान पर बताओ कितनी की जाती है? 2/5। यानी आपसे पूछ ले कि किसानों को इस आंदोलन में सर्वप्रथम सफलता कब मिली थी, तो अपने को मिली थी 1904 में। और यहां पर लिख सकते हैं 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु। यहां पर लिख सकते हैं 1906 ईस्वी में
1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु। यहां तक बताओ कृष्ण सिंह के काल में इतना ही घटनाक्रम होता है। हामिद हुसैन आयोग का ध्यान रखना, चौरी कर कब लगा, समाप्त कब किया गया, लगान 1/2 से 2/5 किसने की थी, कौन सा आयोग आया था, किसको निष्कासित किया था, नानजी कहां के थे, ठाकरे कहां के थे, फतेह सिंह से मिलने कौन गए थे, ये प्रथम चरण में यहां तक का घटनाक्रम बताओ सबको अच्छे से क्लियर है, सबको याद भी हो जाना चाहिए, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब समझिएगा आगे 1906 में अपने कृष्ण सिंह जी की बताओ क्या हुई थी? 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई, और जिस समय कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई तो मित्रों ध्यान रखना, कृष्ण सिंह की कोई संतान नहीं थी, यानी कृष्ण सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण अब बिजोलिया का ठिकानेदार कौन बनेगा? कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो अब इनका उत्तराधिकारी कौन होगा? यहां तो कोई बिजोलिया में तो है नहीं मित्रों, इसलिए कामा से बुलाया गया, इनके चचेरे भाई कामा से बुलाया गया। कामा पड़ता है भरतपुर में, और कामा के यहां पर जो आते हैं उनका नाम था पृथ्वी सिंह। बताओ कामा से कौन से व्यक्ति आते हैं? पृथ्वी सिंह। बताओ कौन से सिंह आते हैं? पृथ्वी सिंह। अब बिजोलिया का नया ठिकानेदार बताओ 1906 में कौन सा सिंह बन जाता है? पृथ्वी सिंह बन जाता है। और जब पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बनता है तो मैंने आपको बताया था एक कर होता है, उस कर का नाम होता है उत्तराधिकारी कर। बताओ इस कर का नाम होता है उत्तराधिकारी कर। इस उत्तराधिकारी कर को मेवाड़ में मित्रों कहते थे तलवार बंदाई कर। मेवाड़ में इसको कहते थे तलवार बंदाई कर। बताओ मेवाड़ में क्या कहते थे? तलवार बंदाई। मित्रों इसी उत्तराधिकारी कर को मारवाड़ में कहते थे, ध्यान रखना, हुक्मनामा। मारवाड़ में कहते थे हुक्मनामा। मारवाड़ में इसे एक और नाम से जानते थे, पेशकशी। इसी को कहते पेशकशी। जयपुर में इसी को कहते नजराना। ये एक ही बात है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता था। यानी जब भी किसी ठिकाने का कोई भी ठिकानेदार बदलता था तब उस ठिकानेदार को नए अपनी गद्दी पर बैठने के लिए उस रियासत के राजा को एक कर देना पड़ता था, जिसे उत्तराधिकारी शुल्क कहते हैं। उत्तराधिकारी शुल्क को मेवाड़ में क्या कहते थे? तलवार बंदाई कर कहते थे। मारवाड़ में इसे हुक्मनामा कर अथवा पेशकशी कर कहते थे। आमेर में इसी कर को नजराना कर कहते थे। सिरोही में इसी कर को मित्रों डांगिया कर कहते थे। अलग अलग नामों से अलग अलग रियासतों में जाना जाता था। अपने को मोटे रूप में ये 3 रियासतें पता होनी चाहिए। मारवाड़ में ये उत्तराधिकारी कर हुक्मनामा कर। अब बताओ पृथ्वी सिंह नया उत्तराधिकारी बन रहा है, तो पृथ्वी सिंह को बताओ मेवाड़ का महाराणा उस समय कौन है? फतेह सिंह है। इस पृथ्वी सिंह को बताओ फतेह सिंह को कर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से कर देना पड़ेगा पृथ्वी सिंह को। और कौन सा कर देना पड़ेगा? तलवार बंदाई का कर। अब यह कर किसानों से नहीं वसूला जाना था, लेकिन इस पृथ्वी सिंह ने मित्रों ये तलवार बंदाई कर 1906 में तलवार बंदाई कर बताओ किस पर लगा दिया? 1906 ईस्वी में किसानों पर लगा दिया कि कर पृथ्वी सिंह को देना है। किसको देना है? फतेह सिंह को, क्योंकि ये नियम था, रिवाज था, जो भी ठिकानेदार बैठेगा वो राजा को कर देगा। इस कर से किसानों का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन पृथ्वी ने आते ही ये कर किसानों के ऊपर ठोक दिया। बोला मुझे 5 लाख रुपए देने हैं। मैं राशि बता रहा हूं, अनुमानित राशि बता रहा हूं, कितनी थी उसका पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसको 5 लाख रुपए देने हैं। तो पृथ्वी सिंह ने कहा कि मेरे पास नहीं है, यहां के किसानों से मैं कर वसूलूंगा 5 लाख के, और किसानों से कर वसूलेगा। तो किसान बताओ नाराज होंगे कि नहीं होंगे? यानी 1906 ईस्वी तक 2 साल बेचारे किसान कृष्ण सिंह से समझौता हुआ, आराम से अपनी खेती बाड़ी करते रहे। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी सिंह आया, मामला फिर से खराब हो जाता है। किसानों ने इस पृथ्वी को 1000 बार समझाया, बोला पृथ्वी मान ले। यानी एक बार तो ये तलवार बंदाई कर लगा दिया। दूसरा ये पृथ्वी सिंह जिसने मित्रों चौरी कर कृष्ण सिंह ने बंद किया था, उस चौरी कर को दोबारा लगा दिया। बोला ये तो ठीक है कृष्ण सिंह ने बंद कर दिया, लेकिन अब कोई कुछ नहीं होने वाला है। यानी चौरी कर को दोबारा लगा दिया, तलवार बंदाई कर किसानों पर लगा दिया, और भी लागे बागे जो कृष्ण सिंह ने कम की थी
उन लागों बागों को पुणे बढ़ा दिया, जो 2/5 ली जाती थी उनको फिर से 1/2 कर दिया, तो किसानों में रोष व्याप्त होगा कि नहीं होगा? किसानों में रोष व्याप्त होगा। किसान इस पृथ्वी सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे और 1914 ईस्वी तक लगातार आंदोलन करेंगे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। 1906 से 1914 ईस्वी तक किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है, आंदोलन चलता रहता है, पृथ्वी सिंह झुकने को तैयार नहीं होता। कई किसान यहां से पलायन कर गए, लेकिन पृथ्वी सिंह अपनी जिद पर कायम रहा। पृथ्वी सिंह ने 1 रुपया भी कर का क्या नहीं किया, कम नहीं किया, बल्कि कर को बढ़ाया, 2/5 को 1/2 किया। इस कारण किसान और दुखी होते हैं। 1914 में पृथ्वी सिंह जी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1914 में होती है। 1914 तक बिजोलिया किसान आंदोलन संघर्ष से करता रहा। 1906 से 14 तक बिजोलिया के किसानों को कोई राहत नहीं मिली थी, ना कोई आयोग गठित हुआ, ना कुछ और हुआ। किसानों से कर वसूला जाने लगा और किसान कर देते रहे, आंदोलन तो करते रहे, इसका विरोध भी करते रहे, लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिलती। 14 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात मित्रों, इसका पुत्र का नाम था केसर सिंह। तो इसका पुत्र बताओ कौन बनेगा? केसर सिंह इस बिजोलिया ठिकाने का क्या बनेगा? ठाकुर बनेगा। अब केसर सिंह ठाकुर बनेगा तब क्या होगा? तो एक बार पहले यहां तक लिख लेते हैं, फिर केसर सिंह किसानों के साथ कैसा रवैया करेगा उस पर आगे चर्चा करेंगे। यहां पर लिख देते हैं 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु के कारण कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु के कारण कामा पड़ता है भरतपुर, भरतपुर के पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बने। पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बने। बताओ, पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बने। नेक्स्ट, उन्नीस 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर किसानों पर थोपा। बताओ, 1906 में ये तलवार बंदाई कर किस पर सौंपा? किसानों पर। यहां पर नीचे में नोट लगा के कुछ बातें लिख रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए। नोट, तलवार बंदाई कर ठिकानेदार द्वारा गद्दी पर बैठते समय संबंधित रियासत के शासक को भेजा जाता था। संबंधित रियासत के शासक को भेजा जाता था। यानी इस कर से किसानों का कोई लेना देना नहीं था। इस कर से किसानों का क्या वास्ता? कोई वास्ता नहीं, किसानों का कोई लेना देना नहीं था। फिर भी ये कर तो ठिकानेदार किसको बेचते थे? रियासत के राजा को बेचते थे। लेकिन पृथ्वी सिंह ने ये कर किसको सौंप दिया? किसानों को सौंप दिया। तो किसानों में आक्रोश होना था। मित्रों, यहां पर लिख सकते हैं तलवार बंदाई कर, इसको मेवाड़ में क्या कहते थे? तलवार बंदाई कर। इसको मित्रों ध्यान रखना, मारवाड़ में बताओ क्या कहते थे? मारवाड़ में कहते थे हुक्मनामा। बताओ, मारवाड़ में क्या कहते थे?
हुक्मनामा। हुक्मनामा के अलावा इसी कर को कहते थे पेशकशी। बताओ इसी को क्या कहते थे? पेशकशी। इसी को जयपुर रियासत में बताओ क्या कहते थे? नजराना कहते थे। जयपुर रियासत में इसको बताओ क्या कहते थे? नजराना कहते थे। ये अपने को यहां तक पता होना चाहिए। 1914 में मित्रों ध्यान रखिएगा, 1914 ईस्वी में इस पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में नया ठाकुर ठिकानेदार बनेगा केसर सिंह। उनके काल में क्या होगा, उस घटनाक्रम को अपन देखेंगे अपने अगले क्लास में। और यहां तक बिजोलिया के बारे में जो भी जानकारी है मित्रों, आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।